हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय क्लासेस। और हम यहाँ पर क्विक सीरीज का लेक्चर नंबर 2 टॉपिक है रिफ्रैक्शन। और मैंने पहले भी आपको जो पहले एपिसोड था उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि इसे याद रखना है, भूलना नहीं है। यानी कि जितने भी मैं फार्मूले आपको बता रहा हूँ, एक डायरी बनाइए, आप उसमें नोट करिए और उसको स्ट्रांगली रिवाइज करिए। तब आप देखिएगा कि आपको 95% या मोर देन 95%, 98, 99 नंबर लाने के लिए बहुत आसानी रहेगी। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें फार्मूले याद नहीं होते हैं उस 3 घंटों में जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे होते हैं और पेपर चल रहा होता है। फिलहाल मैं 6 पॉइंट लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूं। अब 7 पॉइंट की यहां पर बात करूंगा। 7 पॉइंट नंबर 7, एपरेंट हाइट। अब ये वाटर सरफेस है, ऑब्जेक्ट एयर में है और ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो इनसाइड वाटर है, तो उसे इसकी इमेज आई पे दिखाई देगी। क्यों? ओ से लाइट रे गई, वाटर में एंटर किया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और एक ओ से दूसरी लाइट रे दिखाई जो नॉर्मल है वो विदाउट डेविएशन आई, और इन दोनों लाइट रे को पीछे आप मिलाएंगे तो आई पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। एच रियल हाइट, एच डैश एपरेंट हाइट। तो यहां पर अगर आप ए म्यू डब्लू आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सिंपली म्यू लिख के आता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि म्यू का मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना होगा? यहां लिख देता हूं मैं, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, यानी म्यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच आएगा। ये म्यू भूलिएगा नहीं क्या है। अब यहां पर अगर नॉर्मल शिफ्ट निकालनी हो, ये अगर नॉर्मल शिफ्ट आपको फाइंड करनी है, नॉर्मल शिफ्ट, तो ये कितना होगा? एच डैश माइनस एच, और ये कितना आएगा बेटा? एच डैश कितनी है? म्यू एच माइनस एच, और ये आ जाएगा फाइनली म्यू माइनस 1 इंटू एच। इसमें शिफ्टिंग कितनी आई, नॉर्मल शिफ्ट कितनी हुई है इमेज, वो वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो। तो ये डायग्राम रहा। कभी 1 मार्क में डायग्राम आ जाए तो आप बना सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज करना पड़ जाए, यहां पर एक बात होती है, जब ऑब्जेक्ट वाटर में था और हम एयर से देख रहे थे तो फार्मूला आया था, अगर आपको याद हो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि रियल अपॉन एपरेंट होगा या एपरेंट अपॉन रियल होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट वाटर में था और हम एयर से देख रहे थे तो आया था रियल अपॉन एपरेंट डेप्थ में, और जब हम वाटर के इनसाइड खड़े होकर देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट है एयर में, तब आ रहा है एपरेंट अपॉन रियल, एपरेंट हाइट अपॉन रियल। तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं बेटा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर आएगा, तो इसमें अगर भूल जाओ तो 2 वैल्यू होंगी, तो जो ग्रेटर होगी वो अपॉन में वो न्यूमरेटर में, और जो लेस वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में रख के काम चला लोगे तो कम से कम गलती नहीं होगी। तो याद करने का तरीका आप देख लो कि किस तरीके से आप इसे याद रखोगे। तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 7। अब जल्दी से हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 क्या है वो देखिएगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब आया आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं
इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं कि आपको दो या तीन लिक्विड दिए हैं डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आपसे पूछ रहा है कि नेट डेप्थ क्या आएगी, एपरेंट डेप्थ क्या आएगी अगर हमने क्या कहते हैं कोई बॉटम पर कोई चीज ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। ऐसा सवाल है। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे कि एक गिलास जार है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें एक लिक्विड है ए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके ऊपर एक लिक्विड है बी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर पूछता है आपसे कि एपरेंट डेप्थ ऑफ द स्क्रैच विच इज ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास जार। तो ऐसा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आप जरा दिमाग में रखिएगा कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिलहाल इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। यहां पर ये डायग्राम है, ये डेप्थ है बेटा T1, ये डेप्थ है T2 और ये डेप्थ है T3। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है। तो इस पर क्या क्या डिमांड हो सकती है? आप एपरेंट डेप्थ बताएं, यहां पर कोई लाई कर रहा है, ये हो सकती है, या हो सकती है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं कितना आएगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? T इज इक्वल टू होगा बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3। T क्या है? नेट या टोटल रियल डेप्थ। टोटल डेप्थ कह दो या टोटल रियल डेप्थ, ये है एक्चुअल डेप्थ। अब हमें फार्मूला मालूम है कि हमें डेप्थ मालूम हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। कैसे आएगा बेटा? T1 पहले लिक्विड के लिए T1 डैश कैसे आएगा? रियल डेप्थ अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। T2 डैश कैसे आएगा? मैं साइड में यहां लिख देता हूं T2 डैश, T2 अपॉन μ2। T3 कैसे आएगा? T3 डैश, T3 अपॉन μ3। तो नेट एपरेंट डेप्थ कि आपको तीनों लिक्विड से होते हुए आप इसे देख रहे हैं, तो इसकी नेट एपरेंट डेप्थ क्या आएगी? ये आएगी T डैश, T1 डैश प्लस T2 डैश प्लस तीनों की इंडिविजुअल निकालकर एपरेंट डेप्थ आप ऐड कर दिए, आपके पास नेट एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। तो T डैश इज इक्वल टू T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। अब बेटा T डैश को भी बदल सकते हो आप। मैं ये कहूं इन तीनों की जगह एक मिक्सचर लिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है और उसकी रियल डेप्थ इतनी ही है, तो एपरेंट कितनी आएगी? तो T डैश निकल के आएगा टोटल रियल डेप्थ अपॉन उस सिंगल लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा बेटा? इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो T अपॉन म्यू इक्विवेलेंट बराबर T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। ये आपको याद रखना होगा कि अगर 3 का केस है और T1, T2, T3 आ रहे हैं तो T अपॉन म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अब बात रही कि क्वेश्चन आपको सिंपल कर देगा T1, T2, T3, ये डेप्थ और ये डेप्थ आपस में बराबर है, इक्वल है। तो इसके लिए अगर हम डायरेक्ट फार्मूला निकाल लें कि अगर T1, T2, T3 बराबर हों तब क्या होगा?
इफ T1 T2 T3, अब बराबर रख दिए बेटा। अगर मैं यहाँ T1 रख दूं, यहाँ T1 रख दूं, तो यहाँ T1 रख दूं, तो यहाँ क्या रखना चाहिए मुझे? 3T1। टोटल डेप्थ कितनी होगी? इस डेप्थ की 3 टाइम्स होगी। और T1 कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 अपॉन म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन μ1, 1 अपॉन μ2 प्लस 1 अपॉन μ3। सॉल्व हो के क्या आएगा? यह आएगा आपका 3 μ1 μ2 μ3 अपॉन μ1 μ2 प्लस μ2 μ3 प्लस μ3 μ1। यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि देयर आर 3 लिक्विड्स ऑफ सेम डेप्थ या सेम थिकनेस कह देगा, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3, फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका आंसर उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये आना चाहिए। अगर 2 मीडियम के बारे में बात करें, वो भी लिखता हूं, फॉर 2 मीडिया ऑफ सेम थिकनेस या सेम डेप्थ, यहां पे नोट कर लीजिएगा, सेम थिकनेस या सेम डेप्थ, म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 μ1 μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2, 2 का केस, लेकिन डेप्थ यहां पर सेम है, यानी T1 T2 इक्वल है। तो 3 का भी केस है, 2 का भी केस है। यहां पर क्वेश्चन बोर्ड का बनता है और आपको डील करना होगा। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा। और हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। यानी कि कई बार क्वेश्चन ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन पर भी बोर्ड में पूछा गया है, तो उसके कुछ की पॉइंट आपको याद रखने हैं और वो भी स्ट्रांगली। यानी कि आप आज याद करें, कल भी रिवाइज करें, इसे रिवीजन, एक अच्छा रिवीजन अगर रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और आपका टारगेट क्या है? 95 प्लस। वो आसानी से अचीव हो सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, ये क्विक रिवीजन आप जो देख रहे हैं वो सिंसियरिटी से देखिए और एक कॉपी बनाइए जिसमें आपको नोट करिए कि फार्मूला हमें आया कैसे और ये क्या याद रखना है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसे हटाना पड़ेगा यार। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 आ गया वो आपका, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखिए, ये एक ग्लास स्लैब है, जिसकी थिकनेस कितनी ले रहे हैं आप? T। ये लाइट रे है, यहां पर एयर से ग्लास में आएगी, बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। अब ये एयर ग्लास से, यहां एयर है, यहां ग्लास है, और फिर क्या है आपका? एयर है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल आती है, डेविएशन 0 रहता है। तो थोड़ा सा मैं डॉटेड बना देता हूं, इसे आगे बढ़ा देता हूं, आप स्केल रख के बढ़ाइएगा। ये आया और ये लाइट रे आ गई। ये कहलाएगी लेटरल शिफ्ट
या लेटरल डिस्प्लेसमेंट x लिखा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो बेटा, ये मैंने लिखा है x, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने यहाँ पे, तो आप समझिए x लिखा है। ये एंगल देखो बेटा कितना लिख रहा हूं, I, ये एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस है ये, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहला पॉइंट इसमें बेसिक, ये तो मेन पॉइंट हो गया, अब यहां लिख रहा हूं मैं एक पॉइंट। बेटा ध्यान रखना I इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप जरूर प्रूव कर लीजिएगा, ये बोर्ड में आ चुका है। शो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। मैं ये भी बताता चल रहा हूं कि आपको इस बिहाफ पर कौन कौन से क्वेश्चन तैयार भी करने हैं और कैसे वो बोर्ड में आए हुए हैं। तो I इज इक्वल टू E को अलग से आप तैयार कर लीजिएगा। सेकंड इधर को सेकंड लिखाइए, इसी का सेकंड है लेटरल शिफ्ट x। बेटा x बराबर होगा t साइन I माइनस, बेटा r बना दिए, यहां r नहीं बनाया मैंने, ये रहा r, साइन I माइनस r अपॉन कॉस r। यहां तक प्रूफ एक बार बोर्ड में आ चुका है। बता दूं मैं इसको फर्दर भी आगे हमें बढ़ा सकता हूं, आपको याद रखना है फार्मूले के तौर पर, डेरिवेशन नहीं करते तब भी चल जाएगा। t साइन I ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉस I का अपॉन है बेटा रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I। ये रहा फार्मूला, ये हटा दूं कंफ्यूज ना करे आपको। ये कितना था, t था, मैं इधर लिख देता हूं, ये यहां से यहां तक कितना है, t है। ये आपको लेटरल शिफ्ट के एक नहीं दोनों फार्मूले याद रखने हैं। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है कि x किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन पुट अप किया कि लेटरल शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां फैक्टर के नाम से, फैक्टर्स कर देता हूं यहां पर। x इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग I, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर लेटरल शिफ्ट इंक्रीज कर जाएगी। इसी को x आप सही से लिखिएगा, इंक्रीजेस विद थिकनेस T, विद इंक्रीजिंग T। अगर ग्लास स्लैब की ये ब्रेथ या थिकनेस जो भी कहना चाहें आप बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट भी ये बढ़कर आएगी। x इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां भी आप समझ लिए म्यू आ रहा है बेटा, ये म्यू क्या है, यहां लिख देता हूं, म्यू का मतलब है बेटा a म्यू g, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी x I पे डिपेंड करेगी, x t पर डिपेंड करेगी, लेटरल शिफ्ट x रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पे डिपेंड करेगी। एक पॉइंट है यहां पर कि x मैक्सिमम कब होती है वो भी लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं x मैक्सिमम इज इक्वल टू t। ध्यान रखिएगा, लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम किसके बराबर हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है बेटा, t के बराबर। कब, व्हेन I कितना हो, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो, या इज इक्वल टू भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू भी आप लगा सकते हो। अब आप पूछोगे ये क्यों लगाया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लिए हल्का स्लाइटली से लेस करेंगे तो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मैंने I टेंड्स टू 90, ये आपको इसमें याद रखना है। तो क्या याद रखना है आपको कि I इज इक्वल टू E होता है। x के लेटरल शिफ्ट के दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक I और R के टर्म में, और एक R नहीं आ रहा, R को यहां से
एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन एलिमिनेट करोगे कैसे, हटा तो सकते नहीं ऐसे, ड्राइव करके ये रिलेशन आएगा 1t sin i ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉस i अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i। और फिर ये x किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, ये पूछा गया है, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको याद रखना है। ये भी पूछा गया है कि x मैक्सिमम कितनी हो सकती है और कब। x मैक्सिमम ग्लास स्लैब की थिकनेस के इक्वल हो सकती है, और ये कब होगी, जब ये एंगल बढ़ाते हुए आप कितना कर दिए, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री कर दिए। तो आपको सॉरी ये पॉइंट आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन फार्मूले को तैयार कर लोगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस नंबर के आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आपको उम्मीद करता हूं कल मिल जाएगा, और आपका ये पूरा जितना भी सारे चैप्टर हैं वो क्विक रिवीजन के तरह ही चलेंगे, और आपको हर जगह पता होगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कितनी हमें डेफिनेशन याद करनी है, कितने फार्मूले हमें याद रखने हैं, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो क्लास 12th में हो उनको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।